वेलकम टू एवरीवन स्टूडेंट गाइडलाइन। दिस इज शनि कुमार गुप्ता। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं 10th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बुक से रिलेटेड है। आप एक बार बुक से देखेंगे और उसके बाद आपको सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे बोला जाता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान नहीं होता, डरने वाले को मिलती नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वाले को मिलती नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों के में सारा जहान होता है। तो इसके साथ हम अब शुरू करेंगे आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। तो आज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, उसी के हिसाब से एक मेरे तरफ से प्रयास है। ये आप सब क्वेश्चन को थोड़ा सा, अब ये नहीं बोल रहे कि इतना चैप्टर का क्वेश्चन है तो सबका सब एकदम मन लगा के पूरा एकदम 10 घंटा 20 घंटा बैठ के पढ़ते ही रहे, बट थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे तो आई थिंक शायद आपको सपोर्ट मिलेगा। तो देखते हैं, ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ठीक है, ये पहला चैप्टर है, सबको आता है। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है इसमें कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आप तो ये यूक्लिड विभेजन जो था, यूक्लिड विभेजन, इसके बारे में आप लोग प्रमेयिका थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अगर ये याद रहा तो क्यों इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको आता है इसमें यूक्लिड विभेजन प्रमेयिका के द्वारा आपको HCF निकालना रहता है। ठीक है ना। अब जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन देख लीजिए। तो जैसे ये दिया होता है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। अभी ये क्वेश्चन हो गया। देखिए आपको मिलेगा जैसे ये 2q प्लस 1 हो गया, फिर एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, मतलब एक इसमें का 3 क्वेश्चन है। आपको जब चैप्टर में चलते हैं आप 1.1 में, तो देखिए यहाँ पे एक मिलता है आपको, सबसे पहले इसमें क्या मिल जाता है कि आपको HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे आपको पता नहीं चाहिए ये HCF निकालते कैसे हो। HCF निकालने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना कैसे है कि आपको इसको बता देना। ठीक है, अब फिर इसमें देखिए एक आपको मिलेगा एक नॉर्मल के रूप में, जैसे 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। फिर उसके बाद सेकंड मिलेगा जो स्क्वायर के रूप में, वर्ग के रूप में होता है। अब फिर आपको जो मिलेगा वो q के रूप में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे। हाँ, ये कुछ बच्चों का कहना रहता है कि कोई टीचर जो होते हैं वो बहुत लेंथी प्रोसेस यानी बड़े बड़े प्रोसेस बताते हैं, लेकिन कुछ होते हैं अब आपको जैसे आता है। अभी ये नहीं करेंगे कि ये सर अच्छे बताए, ये सर कैसे बताए, बट ये रखना आपको कि हाँ कैसे करें कि हमको जल्दी से बने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और इसमें का आपको जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 1 2 4 5 नंबर, तो ये तीनों क्वेश्चन पढ़ लेंगे ध्यान से, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो अब जैसे ही हम पढ़ते हैं आपको इसमें 1.2 में, तो वही ये सेम है, इसमें गुणनखंड निकालना है HCF के द्वारा, तो ये आपको निकालना है। और ये जहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n 6 का पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। देखिए ये बहुत ईजी है, बट इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होता है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेंगे थोड़ा सा, और 6 नंबर भी ये आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। तो एक LCM, उधर से HCF हुआ, इधर LCM हुआ, और साथ ही साथ आपको ये निकालना है क्या कि इसमें जांच करने वाला है और ये व्याख्या करने वाला है। तो ये 1.1 और 1.2 के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। देखिए हमने एक जगह ही इसको निर्देशित कर दिया है। देखिए 1.3 के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक आता है √2, √3 और √5, ये 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 5 पढ़ लिए, सिद्ध करिए कि एक परिमेय संख्या √5 या √2 या √3, तो इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है। अब देखिए 3 क्वेश्चन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आपको, एक पढ़ेंगे, एक के जैसा ही तीनों बनेगा। क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए इसमें आता है आपको, यहाँ पे देखिए 3 + 2 √5 है, एक परिमेय संख्या, एक ये हो गया, या देगा आपको 5 - √3, या देगा 6 + 2 √2 दिया। तो ये तीनों में से अगर आप एक पढ़ लेते हैं तो तीनों में से कोई एक पढ़ लिए तो आपको 2 आराम से बनेगा। एक ये जो ये बेचारा है, ये एक लौता आता है। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, कहीं ये आ गया तो ठीक है, ये आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ये तो आ सकता है ना, तो कोई तो आएगा। तो इसलिए आप इसमें से मतलब ये क्वेश्चन हुआ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो आप √5 पढ़ लीजिएगा।
लीजिएगा। अब फिर आपको 3 + 2√5 पढ़ लीजिएगा। बाकी तो पढ़ना है आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गए। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 5 पढ़े रहेंगे तो आपको 2 और 3 भी आ सकता है, अगर ये पढ़े रहेंगे तो ये भी आ सकता है 6 + √2। ठीक है, तो ये आपका 1.3 से क्वेश्चन हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे आगे वाला जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, ठीक है ना, अब इसमें आता है 1.4। देखिए अब ये भी कोई बताने वाली तो बात ही नहीं है इसमें कि बिना दशमलव भाग किए हुए आपको बताना रहता है कि दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करना है बिना लंबी प्रक्रिया द्वारा, तो ये आपको बनाना है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है, लेकिन जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है तो ये सब आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए अब फिर इसमें आता है आपको सेकंड चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर में आता है बहुपद। देखिए तो बहुपद में क्या होता है, सबसे बड़ा चीज़ एक आता है आपको शून्य ज्ञात करना, ठीक है ना। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? अब शून्य ज्ञात करना और साथ ही साथ उसके शून्य के तथा गुणांकों, मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का बताना है। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि आपको गुणनखंड कैसे करते हैं उसको बनाने। गुणनखंड में पता ही है आपको, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करते हैं और उसी को मतलब जैसे इसका यहाँ 10x² हो गया, ठीक है। अब 10x² को आप इस प्रकार से तोड़ेंगे, इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे कि उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, 7x आ जाए, ठीक है। तो ये आपको ये पता रहना चाहिए। जब ये बन जाएगा तो दो वैल्यू निकलेगा इसमें से, तो एक हो जाएगा आपको अल्फा और दूसरा हो जाएगा क्या आपको बीटा। तो अल्फा बराबर क्या हो, अल्फा जो है आपको -b/a और बीटा बराबर c/a। तो इसके वैल्यू पे पुट करेंगे और इसके बीच का जो संबंध है वो आया था। तो ये याद रखेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कैसे बनाते हैं उसका शून्यकों को ज्ञात करना और उसके बीच का संबंध जो ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात करते हैं आप, ठीक है। अब देखिए इसमें ये टोटल क्वेश्चंस यही है, तो ये फर्स्ट इसमें से थोड़ा सा आप देख लेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे भाग बनाना है। अब भाग बनाने को बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको नहीं आता, बट इसमें कुछ है ही नहीं। जिस तरह से आप भाग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला भाग करते हैं लोग, तो देखिए 2 का टेबल पढ़ना है आपको। कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो ये 4 आ जाते हैं, यानी यहाँ पे 0 आ जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ से भी पढ़ना है आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको भाग करना है तो ये आपको बनाने आना चाहिए, तब आके आंसर आपको होगा। तो अब डिवाइड करना यानी भाग करने को पूछ देता है तो आप इसको बता दिए। अगर नहीं पूछता है तो शून्य ज्ञात करना, नहीं उसके बाद पूछेगा तो उसके बीच का संबंध यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये आपको चाहिए। अब फिर यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देखिए, बस एक आना चाहिए, मैंने सही एग्जाम्पल लगा दिया कि आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। अब फिर 2.3 देखिए, ये टोटल का टोटल वही क्वेश्चन है भाग करने वाला। जब एक आपको समझ में आ जाएगा तो अगला क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, तो सब तो ऑटोमेटिक बनने लगेगा। बस यही क्वेश्चन यहाँ पे आके मिलेगा आपको। अब फिर देखिए यहाँ जैसे कुछ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, फिर ये आपको क्वेश्चन हो गया, तो ये सब डिवाइड करने वाला क्वेश्चन है, ये सब तो आपको आता ही होगा, तो इसे हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 3 चैप्टर में जब जाते हैं तो इसमें कुछ विधि होता है, जैसे प्रतिस्थापन विधि होता है, वज्र गुणन विधि होता है। तो ये वाला जो विधि है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक भी आप पढ़े हुए रहते हैं तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यानी कि कैसे बनाते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा, कैसे बनाते हैं इसको वज्र गुणन विधि द्वारा। फिर आपको आता है, आपको एक विलोपन विधि भी आता है। तो ये विधि आना चाहिए आपको, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे देख लीजिए इसमें दिया हुआ ना प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिख रहा है हमको, ठीक है। तो ये इसको अच्छा से बना लीजिएगा। फिर आपको बताते हैं, देखिए जैसे रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव है कि नहीं है, तो जैसे 12 नंबर एग्जाम्पल है, इसको देखिए विलोपन विधि बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको विधि जो है वो आना चाहिए ना, आएगा तभी तो बनेगा। उसके बाद आपको आता है वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि आना चाहिए, यानी a1/a2 b1/c2 वाला। अगर नहीं आता है तो x बराबर यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, इसे आप पढ़ लेंगे। नहीं आता है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी आपको आ जाएगा। तो आपको बनाने का तरीका बहुत है, बट आना चाहिए आपको। अब आएगा कैसे, तो जब आप पढ़ेंगे तो आएगा। अब रात भर के पढ़ने से, 1 दिन से 2 दिन से पढ़ने से कुछ थोड़े होता है। शुरू से आप पढ़े हैं तो ऑटोमेटिक सब कंप्लीट होगा, नहीं पढ़े हैं तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट है। हाँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि अभी जितना आपके पास टाइम है कम से कम वो टाइम आपका व्यर्थ नहीं जाए। अब जैसे 3.5 में देखिए वज्र गुणन विधि क्या है, तो कौन सा बताना, अद्वितीय हल की स्थिति है, उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो आपको ये पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। फिर आपको इसमें देखते हैं 3.6 में। देखिए अब 3.6 में समीकरण का युग्म बदल कर हल करना है, तो ये आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको 3rd नंबर। फिर आपको ये भी इसका तो 2nd नंबर और 3rd नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा इसे देख लेंगे, ध्यान से अच्छा से देख लेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट आपको नहीं हो सके।
फिर आगे आपको देखते हैं 4 चैप्टर। अब देखिए 4 चैप्टर जैसे द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में आपको सिद्ध करना रहता है, ये आपको पता रहता है। अब जब इसमें जैसे 4.1 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जैसे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। अब कहिएगा कि सर इतना क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं? कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप पढ़ने के लिए सब पढ़े, बट हमें लगा कि ये आप पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। इसके बाद आपको आता है इसमें मूल ज्ञात करना। तो मूल ज्ञात करना कम से कम 2 नंबर का आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 का आ जाएगा, उससे भी ज़्यादा आ सकता है। लेकिन मूल ज्ञात करना द्विघात समीकरण जैसे 6x² - x - 2 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करना है तो आपको तो आना चाहिए ना, अगर नहीं आएगा तो फिर बनेगा कैसे? तो फिर यहाँ पे आपको ये हुआ जैसे मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण का। फिर आगे आपको देखते हैं ये भी इक्वेशन है, आपको ये भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई कहेगा कि सर तो कोई दिक्कत नहीं भाई, देखिए यहाँ पे आप वहीं पढ़ें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 365 ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ लेंगे। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो सेम क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड, बट थोड़ा सा वहाँ पे वर्ग था, यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ भी वर्ग है, तो ठीक है, बस इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चैप्टर में देखिए इसमें 4.3 में एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर देख लीजिएगा, 7 नंबर देख लीजिएगा, फिर 11 नंबर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अब आगे देखिए, आगे जैसे देखते हैं इसमें 4.4 में, तो 4.4 में एक 5 नंबर क्वेश्चन है। आप देखना आपको सब है, बट मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर देखेंगे। बाकी को देखें या ना देखें वो बात की बात है, बट इसे ज़रूर देखें। फिर आते हैं आपको समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में क्या करते हैं, देखिए ये आता है आपको क्वेश्चंस, इसमें देखिए इतना इजी क्वेश्चंस आता है बट कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे। अब कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए हम देखते हैं इसमें, चलिए यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन दे देगा जैसे एपी दे देगा इसमें, ठीक है, एपी देगा 2, 7, 12 डॉट करके देगा। इसमें 10वां पद बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 10वां पद निकालना है तो आपको ए दे दिया, डी दे दिया, सार्वंतर इसका निकाल दिया, एन कितना निकालना है बस निकाल देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। 5 और 7वां पद 9 है। तो हमें क्या, अब इसको अब कोई कहेगा कि सर एग्जाम्पल में है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको एग्जाम्पल से पढ़ना, आप एग्जाम्पल से पढ़िए, नहीं पढ़ना जैसे मन करे वैसे, बट पढ़िए जरूर। यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है तो क्यों? तो इसको छोड़िए, लेकिन इसको जरूर आप पढ़िए, ठीक। फिर आपको आगे देखते हैं, अब देखिए चैप्टर में देखते हैं। अब चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया एपी के 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां और 38वां पद 16वां पद पर 73 है। तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको दे देगा फिर जैसे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये क्वेश्चन हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर, 14 नंबर, फिर आपको 16 नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल का एक 12 नंबर क्वेश्चन है, इसे आप देख लेंगे। यदि किसी एपी का 14वां पद का योग इतना है तो इसके प्रथम पद और 10वें पद तो 20वें पद ज्ञात कीजिए। ये आपको कैसे निकालना है ये आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर आगे देखते हैं आपको अब अगला चैप्टर में, इसमें 5.3 में। तो देखिए 5.3 में 5 नंबर क्वेश्चन है, फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद देखते हैं 12 नंबर, 13, 14। अब इसमें कोई बच्चा बोलेगा सर सब का सब तो आप इम्पोर्टेंट ही लगा रहे भाई, ये तो समंदर है ना एक जैसा। अब इसमें आप चलिए, अब इसमें आपको देखना है कि अगला चैप्टर में प्रमेय देखना है भाई। प्रमेय तो आता है कहीं ना कहीं से तो आता है। अब देखिए 6.1 है, 6.1 प्रमेय देख लीजिएगा, फिर 6.2 देख लीजिएगा। 6.2 तो आता ही है, मतलब उसमें से थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा ना। थेल्स प्रमेय हो गया, थेल्स का विलोम हो गया, अब फिर से आपको पाइथागोरस प्रमेय हो गया, पाइथागोरस का विलोम हो गया। तो ये सब आपको तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रमेय भी है, तो आपको ये सब तो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे एक मीनार से रिलेटेड क्वेश्चन कोई होता है जैसे, ठीक है ना, ये तो एग्जाम्पल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं बुक का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसमें का कौन सा क्वेश्चन है। जैसे देखिए 6.6 पर 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो ये भी आप पढ़ लेंगे, ये आपको आता है, ज़्यादा नहीं आता है बट 2 नंबर का जरूर आ सकता है, ठीक है।
अब देखिए पाइथागोरस आपको बताया, ये पाइथागोरस हो गया, पाइथागोरस का विलोम हो गया। अब फिर जैसे ये 6.8 प्रमेय हो गया। यानी प्रमेय जो होता है ना, एक नज़र आप दौड़ा लेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मारिए रट्टा, फिर लास्ट टाइम में करेगा क्या कोई। चलिए इसमें देखते हैं, जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा 2A है, प्रत्येक के शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए इसमें 7.1 में देखते हैं, जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसे देखिएगा, 4th नंबर है, इसे देखिएगा। फिर आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, 7 नंबर, 8 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 10 नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, निर्देशांक ज्यामिति। देखिए भाई, अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है बुक का, वो आता है आपको त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। अब देखिए इसमें मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8.1 में जाइए तो 3rd नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 10, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि यहीं आएगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको लगाया 3rd, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आपको। अब आगे ये टेबल याद रखिएगा भाई, आप अगर टेबल याद नहीं रहेगा, मान याद नहीं रहेगा, इसका वैल्यू, तो आपसे कोई क्वेश्चन हिलने नहीं जा रहा है। बाकी क्वेश्चन होते हैं जो इधर उधर जोड़ जाड़ के बस लिख दिए, लेकिन इसमें तो होगा नहीं। अब फिर इसमें आते हैं 8.2 में, तो 8.2 का जो क्वेश्चन है 1 देख लीजिएगा, फिर आप 3rd देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप 2 और 4, जैसे आपको टाइम मिल गया तो आप देख लीजिए, नहीं तो कम से कम 1, 3rd जरूर देखिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में 8.3 में। अब 8.3 में देखिए दिखाना है इसमें। अब दिखाने के लिए जैसे 2 क्वेश्चंस हो गए, अब इसका दोनों सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 3rd क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे इसे। चलिए आगे देखते हैं आपको। अब अगला चैप्टर है, जैसे एग्जाम्पल दिखे, एग्जाम्पल के, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 है, अब ये 13 देख लीजिएगा, फिर 14 देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 15 देख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर इसमें आते हैं हम 8.4 में, ठीक। अब 8.4 में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 2nd नंबर, फिर उसके बाद 3rd नंबर, फिर देखते हैं 5th नंबर, फिर देखते हैं 6th नंबर, फिर देखते हैं 8 नंबर। तो ये क्वेश्चंस आपको देखना है त्रिकोणमिति का। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर त्रिकोणमिति में जितना नंबर आपने अटैम्प्ट कर लिया, समझिए आपको बोनस पॉइंट मिलता है, ठीक है ना। तो ये इससे कोई क्वेश्चंस आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब ये कब छूटेगा, कब नहीं छूटेगा आपसे, जब आपको मान्स यानी वैल्यू सबके याद रहेंगे, फॉर्मूलाज याद रहेंगे तब। चलिए फिर देखते हैं अब 9 पॉइंट चैप्टर। 9 चैप्टर में आपको 2nd नंबर क्वेश्चन देखना है, फिर 3rd नंबर देखना है, फिर 4th नंबर देखना है। फिर आगे देखते हैं आपको यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपको 12, फिर 13, ठीक है। अब फिर आपको लास्ट में 16 देखना है, 16 नंबर क्वेश्चंस भी। इसके बाद आपको आते हैं यहाँ पे हम और नेक्स्ट 10 चैप्टर में। अब 10 चैप्टर में देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो आपको बुक के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसको आपको तो एकदम टोटली कर लेना है। तो 10.1 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसे कर लीजिएगा। और साथ साथ आपको ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा। इसका प्रमेय भी है आपको, तो 10.2 का प्रमेय थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा। आ भी सकता है, आने की संभावना बताई जा सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपको अब अगले चैप्टर में। इसमें देखते हैं आपको, इसमें 11 नंबर चैप्टर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परिगत समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब ये कैसे सिद्ध करना, ये आपको देख लेना है। फिर इसके बाद आते हैं रचना, कंस्ट्रक्शन में। अब 11 चैप्टर जो है, इससे भाई 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो आपको बोनस के तौर पे आता है। ये आना ही आना है फिक्स क्वेश्चन, मतलब इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। तो देखिए मेरे ख्याल से आपको 3rd नंबर क्वेश्चन ध्यान से अच्छा से देख लेना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपको 11.3 रचना जो दिया हुआ एग्जाम्पल का, इसे आप देख सकते हैं ध्यान से, ये भी आ सकता है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपको 3rd नंबर इसमें। अब कोई कहेगा सर इसमें 5 नंबर में 3rd 3 4 5 क्वेश्चन क्यों? भाई अगर ये बना लेंगे, इससे एक आ जाएगा, तो तभी तो दूसरा क्वेश्चन अगर आएगा तो बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो है 12 चैप्टर। अब 12 चैप्टर में आपको एक ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड। देखिए 3rd क्वेश्चन में क्या होता है ना, कभी कभी इसमें से बदल देता है। कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे के 1 से 2 को पूछ देते, जैसे ब्लैक का पूछ दिया, रेड का पूछ दिया, व्हाइट का, मतलब किसी न किसी का एक पूछ देता है। अब फिर यहाँ पे एक 4 नंबर क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर 12.2 में 1 नंबर, 2 नंबर, 3rd नंबर,
4th नंबर, 5th नंबर और 6th नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपको यहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन है ये 5 नंबर देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। इसके बाद आपको इसमें आकृति जो है 9 नंबर है, इसमें कोई खास नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर अब चलते हैं आपको 13 चैप्टर में। अब 13 चैप्टर में देखते हैं। अब देखिए 13 चैप्टर में आपको 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, सेकंड क्वेश्चन देखना है, फिर थर्ड क्वेश्चन देखना है, 6 क्वेश्चन देखना है और साथ ही साथ 8 नंबर क्वेश्चन भी देखना है। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन इसका हो गया। अब फिर इधर देखते हैं 13.3 का, सॉरी 2 का। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा। इसके बाद देखिए आपको देखना है फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखना है इसका। अब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन बोल दिया बस उसी पर रह जाइएगा, बट इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया। इधर देखिए 13.3 में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज 6 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर। ये आपको 13.3 के क्वेश्चन हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। अब देखिए इसमें 13.4 में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये हो गए आपके। अब साथ ही साथ आपको क्या याद कर लेना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, क्षेत्रमिति का जो भी सूत्र होते हैं या तो जब तक याद नहीं रहेगा तब तक तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब प्लस ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो इसमें आ जाते हैं, यानी एग्जांपल्स फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में भी वो क्षेत्रमिति के सूत्र जो होते हैं वो आ जाते हैं। अब लास्ट देखते हैं इसमें सांख्यांकी। देखिए सांख्यांकी में से 5 नंबर आते हैं। हम इसमें इतना बता देंगे ठीक है, लेकिन आप मेरे ख्याल से एक चीज़ याद रखिएगा, आपको सूत्र याद रखना चाहिए माध्य माध्यिका बहुलक का। और जब वो याद रहेगा तो लास्ट में क्वेश्चन क्या करता है ना कि आपको एक साथ पूछ देता है माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसका थर्ड देख लीजिएगा, 6 देख लीजिएगा, फिर इधर आते हैं आपको 9 देख लीजिएगा। अब वैसा क्वेश्चन जरूर देखिएगा जिसमें टोटल का टोटल पूछ दे, यानी कि माध्य माध्यिका बहुलक। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। इसमें देखिए इसमें एक 4 नंबर चैप्टर है, 4 नंबर इसको देखिएगा और साथ साथ वैसा क्वेश्चन देखिए जिसमें माध्य हो, माध्यिका हो तथा बहुलक हो, तीनों एक साथ वाला क्वेश्चन जरूर आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं आपको लास्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर देखिए, लास्ट चैप्टर में आता है आपको प्रायिकता, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में देखिए ये उदाहरण नंबर 4 है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। फिर 5 नंबर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आपको इधर देखिए इधर ये एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स का, ये टोटली कंप्लीट करना है आपको। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये कंप्लीट करना है। फिर साथ ही साथ आपको ये 8 नंबर क्वेश्चंस पढ़ लेना है और इसमें आपको फिर इधर पढ़ना आपको 24 नंबर क्वेश्चन। और ये 24 के बाद ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है। बस प्रोबेबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है पूछ रहा ना, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0.05 है तो ई की प्रायिकता क्या है, तो ये प्रायिकता आपको आना चाहिए, ठीक है ना, यानी इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बस ये सब है आपके इम्पोर्टेंट। देखिए तो ये सब था आपके बुक के, टोटल बुक के इम्पोर्टेंट चैप्टर थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो मेरे द्वारा तो ये सब बता दिया गया। अब बाकी काम तो आपका है कि आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे तैयारी करते हैं कि एक दिन में कम से कम आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। तो उसके लिए आप अच्छा से पढ़िए और आप अपना एग्ज़ाम अच्छा से दीजिए। भगवान आपको एग्ज़ाम को सही बनाए, आप सही से लिखेंगे तो सही नंबर आएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।